Okay guys, today's class we are going to start a chapter of a biology, that is control and coordination, chapter number 7 है, 10th class NCERT का है. ठीक है. So ये वन शॉट कर रहे हैं हम लोग. इससे पहले भी इसके हम लोग क्लासेस हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में करे थे क्लासेस. तो ये चैप्टर हम लोग फिर से एक बार वन शॉट यानी पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं एक बार. ठीक है. अब कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से आएंगे इसके ऊपर, उसके अंदर वो भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ दिस चैप्टर वो भी हम लोग स्टडी करेंगे. हम लोग वी ऑल्सो लर्न हाउ टू ड्रॉ दोज डायग्राम्स ऑल्सो. ठीक है. हम उस डायग्राम्स को किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए, कैसे उनके ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. अगर हम लोग बात करेंगे स्टेट सिलेबस वालों का एंड इवन सीबीएसई सिलेबस वालों को, दोनों तरफ के अंदर ये चैप्टर जो है इट इज़ गोइंग टू कैरी गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स होल्ड करते हैं. तो इस चैप्टर छोटा होने के बाद इस चैप्टर को हम लोग नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते. ठीक है. तो अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द डायग्राम ऑफ अ ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जो है उसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. चैप्टर इज टोटली रिलेटेड टू दैट पार्ट. एंड हावेवर बोर्ड आल्सो हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन ट्वाइस. सीबीएसई वालों को ट्वाइस में एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है. व्हेयरएज स्टूडेंट्स ऑफ कर्नाटक स्टेट सिलेबस उनको तो एग्जामिनेशंस 3 बार ले सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड टू राइट द एग्जाम ट्राइस. एंड नया नोटिफिकेशन के हिसाब से, न्यू एनसीबी पॉलिसी के हिसाब से आप 3 एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं. यानी अगर फर्स्ट एग्जाम से मार्क्स सेटिस्फाइड नहीं है तो यू कैन गो फॉर सेकंड एग्जामिनेशन. अगर आपको सेकंड एग्जाम में भी मार्क्स सेटिस्फाइड नहीं है तो थर्ड एग्जामिनेशन जा सकते हो. एंड आपके तीसरे एग्जाम के बाद आपके कौन से सब्जेक्ट में कब कौन से मतलब तीनों एग्जामिनेशन में किस में सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट डिसाइड होगा. ठीक है. सो इट इज़ बेस्ट आउट ऑफ 3 वाला एक सिनेरियो बनाया हुआ है कर्नाटक स्टेट बोर्ड, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी मिले. ठीक है. अगर बच्चा सेटिस्फाइड है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो दे आर नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस. तो आप उसको सेकंड अटेम्प्ट नहीं ले सकते. इट इज़ क्वाइट ईजी, सो ईजी. बट मेरा सीबीएसई वालों को दे आर गोइंग टू परफॉर्म द एग्जामिनेशन इन ट्वाइस, यानी 2 अलग अलग बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं. राइट. ठीक है. तो इसीलिए ये चैप्टर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. एंड राइट नाउ आज जब हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो स्टेट बोर्ड ऑफ कर्नाटका वालों को आज से कुछ दिनों के बाद यानी अक्टूबर महीने में उनका बोर्ड का पहला पेपर आने वाला है, दैट इज समेटिव असेसमेंट 1. तो ये चैप्टर उस पार्ट में भी ये इंपॉर्टेंट होगा. तो इसलिए हम ये चैप्टर को वन शॉट में रिवाइज करें. तो चलिए देखेंगे चैप्टर में क्या क्या चीज़ है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, एक सिचुएशन के थ्रू समझेंगे चैप्टर को. इमेजिन करेंगे आप एक रोड से जा रहे, रास्ते से जा रहे हो. ठीक है. क्या हुआ, रास्ते से आप चलते जा रहे हो, मूविंग ऑन एंड आपको समझो कहीं से जा रहे हैं, डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक जा रहे हो. अब ये कौन सा डेस्टिनेशन है आपके हिसाब से समझ रहे, इंडिया से बैंकॉक जा रहे हो मसाज के लिए, कुछ भी मसाज हो सकता है. चलो गोवा जाओ, तो तमिल नहीं है ना हम लोग, तो गोवा जाएंगे. ठीक है. गोवा में समझेंगे हम लोग थाई मसाज कराने जा रहे हैं. गोवा आ गया, गोवा के अंदर आप उतरे हो एयरपोर्ट में, उतर के आप जा रहे हो टैक्सी में बैठे, टैक्सी के बाद आप उतरते हो एक सैलून के सामने, फिर स्पा के सामने. ठीक है. आप खुश हो गए, चलो आ गए मेरा फाइनल डेस्टिनेशन, यहाँ पे जाके मसाज कराएंगे फॉरेस्ट के साथ. तो फॉरेस्ट के पास मसाज कराने जाते हो, जैसे ही आप जाते चल लेते जाते हो, भागते जाते हो, सिचुएशन ऐसा होता है कि आपके पैर रुकेंगे. इमेजिन करो ऐसा एक सिचुएशन है जहाँ पे आप जा रहे हो, आपका डेस्टिनेशन भी आ गया लेकिन आपके पैर रुक रहे हैं. होता है कभी ऐसा? वो आपके साथ कभी ऐसा हैव यू एवर गॉन थ्रू दिस सिचुएशन कि आप चलते जा रहे हो एंड आप बोल रहे रुक जा, आपके पैर रुक रहे नहीं, चलते ही जा रहे. ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ ना. तो जनरली आपके जो लेग्स है आपके कंट्रोल, या फिर हम बोल सकते हैं आपके ब्रेन के कंट्रोल में. अब एक सवाल है, आपके कंट्रोल में कि आपके ब्रेन के कंट्रोल में? ठीक है. आप सबको पता है ना ये सिचुएशन ये कि हमारा ब्रेन जो है कंट्रोल्स एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. करेक्ट. जनरली हमारे पूरे बॉडी का जो कंट्रोल होता है किसके पास रहता है? ब्रेन के पास रहता है. ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. बट एक सवाल मेरे को ना बचपन से आज तक समझ में नहीं आ रहा, शायद आपको पता है नहीं पता नहीं, आपको ये कभी सवाल आता है नहीं मतलब हम बोलते हैं ना, मैं सोच रहा हूँ. ठीक है. आप सोच रहे या ब्रेन सोच रहा? बराबर. आप बोल रहे मुझे कुछ याद नहीं रहता, किसे याद नहीं रहता? आपको या फिर ब्रेन को? हम बोलते हैं आप अपने थिंकिंग को कंट्रोल करो, आपके माइंड कंट्रोल करो.
आप कैसे कर सकते हैं? जब आपके माइंड आपको कंट्रोल करता। हम बोलते हैं ना माइंड कंट्रोल करिए, आपका आपके थॉट्स कंट्रोल करिए, ठीक है। कौन बोल रहा है कंट्रोल करो बोल के? खुद आपका ब्रेन बोल रहा है कि आप ब्रेन को कंट्रोल करो। इज इट पॉसिबल? सोचिए इस बात के ऊपर, आप मुझे इसका जवाब भी दे सकते बाद में, बट फिलहाल के हम वही सिचुएशन में आ जाएंगे जहां पे मैं ये सिचुएशन लेके आया कि आप चल रहे हो एंड आपके पैर रुक रहे हैं एंड यू आर गो ऑन कंटिन्यूअसली और ट्रैवलिंग, ठीक है। आप बोल रहे पैर को रुक जा, लेकिन वो सुन रहा नहीं आपके बात, बेवफा निकले आपके पैर, ठीक है। क्या निकले? बेवफा निकले, आपके पैर रुक रहे। कभी ऐसी सिचुएशन हो तो क्या होगा आपके साथ? क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अभी एक हमारा बच्चा जो है सिर खुजा रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। थोड़ी देर के बाद उसको राहत मिल जाता, लेकिन उसके बाद उसका हाथ नहीं रुकता, तभी भी सिर खुजाते जाता। क्या होगा? क्या होगा? जिस जगह पे पहले राहत मिल रही थी वहां पे आग लग जाती, थोड़ी देर पे चमड़ी छिल जाती, उसके बाद खोपड़ी के अंदर से ब्रेन बाहर निकलता, ठीक है। तो जनरली होता है क्या है, दीज ऑल द ऑर्गन्स आर इन आवर कंट्रोल, करेक्ट। तो इसीलिए इस चैप्टर में आप देखो, आप चल रहे, ओके, आपके दो पैर हैं, बराबर, दो पैर, राइट। अब दोनों एक है राइट है कि लेफ्ट, दोनों एक ही क्या बोलते हैं, ट्विंस समझ के चलेंगे। बट ये दोनों ना, आप कभी देखो कभी एक दूसरे से लड़ते नहीं, कभी एक दूसरे से लड़ते नहीं है। क्या बोल के जब मैं चल रहा हूँ कि मेरे ये जो पैर है ना, राइट लेग जो रहता है ना, वो आगे रहा तो मेरा लेफ्ट लेग क्या रहेगा? पीछे रहेगा। मेरा लेफ्ट लेग आगे रखूंगा तो राइट लेग क्या होगा? पीछे होगा। हमारा लेग कभी आपस में नहीं लड़ते, तू कहीं को पहले आगे जा रहा, तू कहीं को पहले आगे जा रहा, ऐसा हो जाएगा। अब इमेजिन करो आपका राइट लेग जैसे आगे रखा तो लेफ्ट लेग बोल रहा मैं भी आगे आता हूं, हो सकता है क्या? हम चलेंगे इस तरह से? क्या हम चल सकते हैं? नहीं चल सकते ना। तो ये सारे ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल। हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है? वो कौन सा पार्ट है हमारे बॉडी का? ब्रेन। सबको पता है ब्रेन, राइट। अब ब्रेन होता है सिर में, यानी यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। पैर होते हैं नीचे, जमीन और आसमान का फर्क है। तो ब्रेन पैरों तक कैसे कंट्रोल कर पा रहा, किस तरह से कंट्रोल कर पा रहा पैरों को। नॉट ओनली दैट, हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को किस तरह से ब्रेन कंट्रोल कर पाता है। इसी चैप्टर में उन चीज़ों को हम लोग थोड़ी स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये हमारे बॉडी के ऑर्गन को कंट्रोल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल तो समझ में आ गया किसके पास है, एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब मेरा पैर का एग्जांपल है, ठीक है। अगर मेरे दोनों पैर आपस में लड़ लेंगे, मैं पहले फिर मैं पीछे, तो हम आगे मूव नहीं हो सकते, यानी दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके मूव होते, करेक्ट। सो इन कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म किस तरह से किया जाता है हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? द वर्किंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स फॉर एप्रोप्रिएट रिएक्शन टू स्टिमुलस इज कॉल्ड व्हाट? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी हमारे पूरे अलग अलग बॉडी पार्ट्स सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, एंड वो भी एक कंट्रोल्ड फॉर्म में, वो भी एक कंट्रोल्ड फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और एक एग्जांपल बताता हूँ, समझे, ठीक है। आपके कान भी है, आंखें आपकी आंखें हैं, कान किस काम का? सुनने। आंख किस काम के हैं? आंख किस काम के हैं? देखने के लिए, ठीक है। जस्ट सोचो फ्यूचर में आपके बॉडी में आपके कान और आपके आंखों के बीच में ना दगाबाजी हो, लड़ले दोनों, वो लोग बोलते हैं मैं तेरा नहीं सुनता, ठीक है। जस्ट सोचो कि आपके राइट साइड से ना कुत्ता काटने आपको, या आप इमेजिन करो आप रेलवे ट्रैक पे है एंड आपके राइट साइड से ट्रेन आ रहा है बहुत तेजी से, ठीक है। आपको राइट साइड से ट्रेन आ रहा है, ट्रेन वाला हॉर्न भी बजा रहा है बोल के, लेकिन आप ऐसा नहीं, ट्रेन दिख रहा है नहीं, आवाज तो आ रही, दिख रहा कहीं तो, समझ रहे? ट्रेन कहाँ से आ रहा? राइट। देख रहे कहाँ पे आप? हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है ना, हम जिस तरह साउंड आता है उसी तरह को, राइट। लेकिन ऐसा सोचो कि कान बोला मैं जो सुनता हूँ एंड आँख बोला जो तू सुन रहा है, उसका पॉसिबल है। तो आप कैसे इमेजिन करते हो? सिर्फ ट्रेन का आवाज है, ट्रेन आ रहा है नहीं, क्या भूतिया ट्रेन है, दिख रहा है, आवाज भी आ रहा, हिल रहा है जमीन, लेकिन दिख रहा क्यों नहीं? क्या भूतिया ट्रेन थोड़ी देर बन के आप भूत बनते, वो बात अलग, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है ना, ये सारे ऑर्गन कंट्रोल वे में होते हैं ना, सिर्फ पैर ही नहीं है, हमारे बॉडी के हर ऑर्गन कंट्रोल फॉर्म में है, करेक्ट। तो ये सारे चीजों कंट्रोल कौन कर रहा?
ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, इनको एक ही कोऑर्डिनेशन में किस तरह से रखा, इस पार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इसमें ब्रेन को इंपॉर्टेंट तरीके से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन को 7 कौन है, ब्रेन को 7 कौन है, जैसे कि मैं बता रहा था आपको सिचुएशन में कि ब्रेन होता ऊपर है, लेग्स होते नीचे, तो लेग तक हमारा ब्रेन कंट्रोल करने में हेल्प कौन करता है, तो ये है नर्वस सिस्टम। कौन हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या है, वो कैसा काम करता है वो देखेंगे। ठीक है, आई ड्रॉ डायग्राम एंड आई कम बैक टू यू, ड्रॉ करके देखेंगे किस तरह से नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरॉन, नर्व सेल जो बोलते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, हाउ डज इट वर्क। ओके ओके, मूविंग ऑन, जैसे कि बात कर रहे थे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम। यहाँ पे मैं बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी एक डायग्राम उतार लिया है। क्या है ये, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या फिर नर्व सेल भी बोल सकते हैं हम लोग इस डायग्राम को। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल बोलते हैं। ठीक है, सो जनरली दिस इज इंपॉर्टेंट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट डायग्राम तो है, राइट। सो इसको ड्रॉ करना नॉर्मली, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड रहने दो या फिर सीबीएसई रहने दो, ये डायग्राम कॉमन है, इवन इट इज इन द 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो। 9th क्लास में भी ये वाला डायग्राम आता है। जब हम लोग बात करते हैं टिश्यूज के चैप्टर में, वहाँ पर लोग नर्वस टिश्यूज के बारे में बात करते हैं, तब हम लोग ये डायग्राम वहाँ पे भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब इसी पार्ट से हम लोगों को पता चलता है कि ब्रेन किस तरह से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, मैं क्या बताया, मैं क्या बोल रहा था आपको कि ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है, जो कंट्रोल करता है तो पैर तक कंट्रोल किस तरह से करता है, हाथ को किस तरह से कंट्रोल करता है, वो का हेल्प करने वाला कौन सा पार्ट, कौन सा सेल है बोल के बोले तो नर्व सेल, जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम क्यों बोलते बोल के बोले तो इट इज नॉट इंडिविजुअल, ये बहुत सारे सेल्स मिलके बनता है, तो पूरा का पूरा एक सिस्टम है यहाँ पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोल के बोलते हैं। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम काम कैसा करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम देखेंगे। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन, न्यूरॉन नॉट नेफ्रॉन, नेफ्रॉन तो किडनी में रहता। ठीक है, व्हेयरएज दिस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन किस तरह से बना हुआ है, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी का, न्यूरॉन, राइट। अब न्यूरॉन की बॉडी को अगर ऑब्जर्व करेंगे, न्यूरॉन किस तरह से दिखता है, तो न्यूरॉन पे यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट से एक लंबा वाला कॉर्ड निकल के जाता है, छोटा सा पतला फाइबर, बीच में जो देख रहे हो पतला फाइबर जो होता है, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ न्यूरॉन। ये क्वेश्चन आता है विच इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ अ न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ अ न्यूरॉन इज एक्सॉन। एक्सॉन है, ये बाहर वाला है, बीच में जो पतला लाइन है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन यहाँ पे आगे जाने के बाद स्प्लिट अप होता है, स्प्लिट अप में होने पे ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल्स तो बोलते हैं या फिर नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस एक्सॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सॉन है बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होता है, तो उसके ऊपर एक पतला सा फैट का लेयर होता है ताकि जो एक्सॉन है उसको प्रोटेक्शन प्रॉपरली मिले एंड इंसुलेशन मिले। तो ये ऊपर जो बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फैटी लेयर्स। ठीक है, फैटी सेल्स है, तो वो फैटी सेल्स क्या करें, एक्सॉन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसका सेंटर का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, एंड इस पार्ट पूरे बॉडी को क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन, इसका स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब न्यूरॉन काम कैसे करते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स जनरली क्या करते हैं बोले तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के बेसिस पे काम करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं इसके। ठीक है, क्या है समझो, इमेजिन करो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो रिस्पॉन्ड करता है, किसके रिस्पॉन्ड करता, हीट, टच, कोल्ड, करेक्ट, इन चीजों को रिस्पॉन्ड करता है। अब ये रिस्पॉन्स बनता है कैसे, फॉर इमेजिन करेंगे मेरा यहाँ पे ये वाला पार्ट जो हाथ का, यहाँ पे मैंने पिंच किया, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड देयर इज अ पिंच, मतलब मुझे मालूम है दर्द हो रहा, महसूस हो रहा है मुझे, तो वो महसूस होने का यही पे, अब देखो पिंच यहाँ पे हो रहा तो मैं ऐसा नहीं कर रहा, राइट, आई एम सीइंग हियर, राइट, तो ये दर्द यहीं पे महसूस क्यों हो रहा, रीजन क्या है इसका, तो इसका रीजन है इसका रीजन क्या है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इसी चीज को, पिंचिंग जो होता है ना, उसी चीज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके मेरे ब्रेन को पहुंचाता है। किस तरह से का, ठीक है, ये वाला जो स्किन है इस पार्ट को क्या जुड़े हुए रहते हैं, ये डेंड्राइट जुड़े रहते हैं। क्या जुड़े, समझ लो ये वाला पार्ट जो है मेरा स्किन का है, मैंने यहाँ पे पिंच किया, ठीक है, पिंच करने पे सबसे पहले मालूम किसको होता, डेंड्राइट्स को मालूम होता है। डेंड्राइट्स इस इंफॉर्मेशन को, पिंचिंग वाला इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करता, किस प्रोसेस से,
बायोकेमिकल रिएक्शन के हेल्प से कि ये जो ये प्रोसेस है ना, जो पिंचिंग वाला इंफॉर्मेशन है, उसको किसमें कन्वर्ट करता, बायोकेमिकल प्रोसेस से उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता, फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करता। एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन डेंड्राइट से पहले कहाँ पे आता है, सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन के अंदर आता है, एक्सॉन के बाद एक्सॉन एंड्स इन नर्व एंडिंग पे एक्सॉन टर्मिनल पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये एक्सॉन टर्मिनल देखो, लॉन्गेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मेरे हाथ से लेके मेरे सिर तक सिर्फ एक न्यूरॉन, देयर आर सेवरल न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ अब जनरली और भी एक मिसकंसेप्शन है हम लोगों को, क्या मिसकंसेप्शन है बोले तो, न्यूरॉन कहाँ पे रहता है, ब्रेन में। ऑब्वियसली ब्रेन में होता तो है, हमारा पूरा का पूरा ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ है, बट हमारे बॉडी में जहाँ पे भी सेंस ऑर्गन्स है वहाँ पे न्यूरॉन पाया जाता है, ठीक है। अब इसी तरह का एक न्यूरॉन कहाँ पे जुड़ा हुआ रहता, इस नर्व एंडिंग पे जुड़ा रहता। जैसे पिंच के सिग्नल्स कहाँ पे आए, डेंड्राइट्स के अंदर आए, बायोकेमिकल रिएक्शन से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हुए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहले कहाँ गए, सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग को जाते। अब नर्व एंडिंग के बाहर और एक न्यूरॉन जुड़ा हुआ रहता, इट इज सीरीज ऑफ चाइन्स के, तो उसके अंदर ना अपना सिग्नल पास करता, वो सिग्नल पास होते कहाँ पे आता, मेरे ब्रेन तक आ जाता। अब ब्रेन इसको स्टडी करता है, वापस सिग्नल्स वापस मेरे हाथ को भेजता है, देख ले तेरे को हाथ में दर्द है, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस कौन कंट्रोल कर रहा, ब्रेन तो कर रहा, उसको सिग्नल कौन दे रहा, दिस न्यूरॉन, ठीक है। एग्जामिनेशन में इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, राइट। साथ ही में इसका फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया आपको किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या है, किस तरह से काम करता, वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डायग्राम आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, अदरवाइज इट इज 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन। किस एमसीक्यूज में बहुत बार एमसीक्यूज में क्वेश्चंस पूछा गया है, डायग्राम दे देते, यहाँ पे लेबल्स की जगह पे ABCD बोल के मेंशन है, डायग्राम की जगह पे फॉर एग्जांपल समझ लो, डेंड्राइट की जगह पे समझ लो S, ठीक है, और सेल बॉडी की जगह पे क्या है समझ लो P है, ठीक है, एक्सॉन की जगह पे R है, ठीक है। उसके बाद नर्व एंडिंग के ऊपर या क्या बोल के दिए बोले तो PQRS, ठीक है, R बोल के दिए समझो, RSPQQ नहीं, ये Q समझे, ठीक है। डायग्राम देते हैं, नेम की जगह पे क्या देते हैं बोले तो अल्फाबेट्स दे देते। अल्फाबेट्स देके क्या पूछते क्वेश्चन बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल PQRS के नाम लिखो बोलते हैं, ठीक है। ज्यादातर एमसीक्यू में आता है PQRS के नाम लिखो बोल के रहता। PQRS जैसे P का सेल बॉडी है, Q का एक्सॉन टर्मिनल है, R का क्या है एक्सॉन है, उसके बाद S का क्या है डेंड्राइट। ये एक सवाल आ सकता है, वो कैसे देते हैं, ऑप्शन A P फैटी एसिड, फैटी लीवर, मतलब से देते, मतलब अलग अलग रहता है, मतलब हम लोग को PQRS के हिसाब से उनको करेक्ट लिखना है, ठीक है। PQRS के हिसाब से P क्या है, R क्या है, उनके नाम लिखना, ठीक है। या फिर क्या सवाल आता है, किस प्रोसेस में, किस वे में सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है ना, न्यूरॉन किस वे में कंडक्ट करता, सबसे पहले सिग्नल कौन रिसीव करता, उसके बाद कहाँ जाता, उसके बाद कहाँ जाता, ऐसे सवाल आता है, ठीक है। अब ऑप्शन कैसे देते हैं, ऑप्शन A PQRS, ऑप्शन B QRPS, ऐसा देते। ऑप्शन सी में क्या देते, ऑप्शन सी में क्या देते, SPQ, ऑप्शन डी भी है, तो कौन सा आंसर करेक्ट है इसके अंदर, द आंसर विच इज करेक्ट, यानी सेल के इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहले कहाँ पे आते हैं, डेंड्राइट में, S वाला, S के बाद कहाँ जाता है, P में आता है, सेल बॉडी में, सेल बॉडी के बाद कहाँ पे आता है, एक्सॉन में आता है, एक्सॉन के बाद कहाँ पे आता है, Q में आता है, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है फंक्शन करने का, वो है SPQ, SPRQ, समझ SPRQ, ये वाला करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। किस तरह से काम करता है, SPRQ के सीक्वेंस में काम करता है, व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्किंग ऑफ अ न्यूरॉन बोले तो हम लोग ऐसे ठीक करें। तो ज्यादातर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं बोले तो इसका आंसर ये है, पहले डायग्राम देते हैं, डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर आपको उसके बारे में इलेक्ट्रिकल इंपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछते मालूम है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनते कैसे, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ 4 से 5 साल पहले मैं एक जगह पे गया था, वहाँ पे क्वेश्चन मतलब जहाँ पे मैं जॉब करने के लिए ज्वाइन हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे ब्यूटीफुल एक लेडी जो थे,
जो शी वाज टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ मी, शी जस्ट आस्क्ड मी, आई वाज टेलिंग सेम कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से ये सिग्नल्स बनते हैं बोल के वो चल पूछे थे। तो शी आस्क्ड मी व्हाट इज बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, व्हाट इज बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बायो का मतलब क्या होता है, लाइक केमिकल, वही केमिस्ट्री के जो केमिकल्स होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन में कोई लाइफ सोर्स अपने आप में कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, रेस्पिरेशन इज बायोकेमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म इज बायोकेमिकल रिएक्शन, ये सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं क्योंकि हमारी बॉडी में अपने आप हो रहे हैं, हम कोई केमिकल्स उसके अंदर मिक्स नहीं करें, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाए, हमारी बॉडी कुछ चीजें अपने आप बना रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेकिंग इट्स केमिकल रिएक्शन, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल रिएक्शन। अब सवाल उनका क्या था बोल के बोले तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी आया कहाँ से, ठीक है, ये बॉडी के अंदर हम सुबह सुबह तो बैटरी खाते नहीं, राइट, हम अपने अंदर चार्जर लगाते नहीं, हमारे कोई अंदर कोई लिथियम आयन बैटरी लगता नहीं है, तो हम सुबह सुबह जाके चार्जर पर बैठते नहीं है, ठीक है, या फिर हमारे अंदर सुबह सुबह हम लोग क्या नहीं खाते, वायर्स तो खाते नहीं है और हल्के बैटरी नहीं है, तो हमारी बॉडी में करंट आ रहा कहाँ से, ठीक है, तो उसका आंसर है इसी बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से। कैसे, हम सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, राइट, हमारी बॉडी का मेन सब क्या बोलते हैं इंग्रेडिएंट है, सॉल्ट के बिना आप खाना नहीं खा सकते। अच्छा आपको मालूम बिना सॉल्ट के आप लोग बहुत दिन तक जिंदा भी नहीं रह सकते, आप नमक खाए बिना बहुत दिन तक जिंदा भी नहीं रह सकते आप। तो हम लोगों को पानी जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे नमक भी इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट जो खाते हैं जनरली, सॉल्ट बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, सो बहुत सारे टाइप के सॉल्ट रहते हैं जो जनरली हम अपने फूड के अंदर कंज्यूम करते हैं। तो जनरली आपको जो नमक है कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, उसी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, कॉमन सॉल्ट दो अलग अलग आयन से बनता है, सोडियम आयन, क्लोरीन। आपको पता होगा सोडियम इज पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन इज नेगेटिव चार्ज, राइट। जब ये बॉडी में जाने के बाद मेटाबॉलिज्म के अंदर जाते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो अलग अलग आयन्स बनते हैं, ठीक है। ये आयन्स जो है यही है। अब आपको मालूम है इलेक्ट्रिक करंट का मतलब, इससे पहले हम डिस्कस करें द फ्लो ऑफ व्हाट, चार्जेस। तो हमारे बॉडी में इन्हीं चार्जेस के फ्लो से इलेक्ट्रिक करंट बनता है, समझ में आया। इन्हीं चार्जेस के मतलब जब वो अलग होते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग होते हैं, तो इनके चार्जेस के फ्लो को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी में क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। कितना जनरेट होता है, 60 वैट के बल्ब को जला लेना जितना आपकी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। 60 वैट का बल्ब जो है आप जला सकते हैं आपकी बॉडी से, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी बनाता है, समझ में आया। फिर कैसे नहीं सर, हमारे घर में तो बल्ब पे हाथ में पकड़े चालू क्यों नहीं होता, बराबर बॉडी इलेक्ट्रिसिटी बना रही ना, राइट, तो चालू क्यों नहीं हो रहा, रीजन क्या है मालूम है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो 60 वैट से ना आपके पूरे बॉडी में ना अलग अलग सेल्स यूटिलाइज कर ले रहे काम करने के लिए। हाँ, अगर आप एक ऐसा डिवाइस बना लिए, ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक ही जगह पे टारगेट है, आपके हाथ में जहाँ पे बल्ब है उसके अंदर टारगेट करने जैसा बना है, हाँ तब जाके बल्ब चालू होता, समझ में आया, नहीं ऐसे डायरेक्ट चालू नहीं होगा, ठीक है। सो पहले समझ में आया किस तरह से काम करता है न्यूरॉन, किस तरह से काम करता है, ठीक है। और एक बात करेंगे, जब हम लोग गर्म चीजों को छूते हैं, ठीक है, गर्म चीजों को छूते, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो ये जो वॉल है, ये लोहा है, आयरन जो है, इस आयरन के ऊपर मैंने हाथ रखा है, आयरन बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है। जैसे मैंने इसके ऊपर हाथ रखा, वैसे तो जनरली मैं हाथ रखा तो अभी मैं देख रहा नहीं इसकी तरफ, हाथ रखने के बाद क्या होता, ऐसे चलूंगा, गर्म है बहुत ज्यादा, ऐसे चल के बैठूंगा, हटा देता हूँ ना मैं, हटा देता हूँ ना, ये क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है, ये क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मेरी बॉडी ने रिएक्ट किया। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, जैसे मैंने गर्म चीज को हाथ रखा, क्या मैंने ऐसे देखा फिर उसके बाद हाथ हटाया, नहीं ना, जैसे मैंने ऐसे हाथ हटाया तो ना मैं देखता भी नहीं है ये रिस्पॉन्स कैसे हुआ, मुझे पता भी नहीं था कि वो गर्म है, बट फिर भी मैंने उसके ऊपर हाथ रख के मैंने हाथ हटाया, बिना देखे बाद में देखता हूँ चलो क्यों जल रहा मेरा हाथ में, बट स्टार्टिंग में तो मैं रिस्पॉन्स करता ही नहीं ना, देखता नहीं ना। सो ये हो रहा क्यों है, व्हाई इट इज हैपनिंग, ठीक है। वो आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है बोल के बोले तो हमारे एक स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से समझते हैं इसका आंसर, क्योंकि उसका रिफ्लेक्स जो था, इससे पहले एक बार ऐसे हुआ था मेरे एकेडमी में, जो हो रहा था क्या बोल के बोले, बैठा था ऐसे एक बच्ची थी जिसने, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि रिफ्लेक्स एक्शन होता है क्या है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रहा था गर्म चीज़ों को छूता हूँ तो हाथ हटाता हूँ बोल के, तो मैं सच में प्रैक्टिकली मेरे ऊपर करके देखी, ठीक है, गर्म चीज को मेरे हाथ पर रख के देखिए कि क्या रिफ्लेक्स आता है, उसके बाद जो रिफ्लेक्स है वो भी देखे, सभी देखे, ठीक है। सो पहले व्हाट आई वाज टॉकिंग इज, जब हम लोग कोई गर्म चीज को छूते हैं तो हम सडनली अपना हाथ क्यों हटाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ एन एक्शन कॉल्ड एज
रिफ्लेक्स एक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जनरली हम थिंकिंग बिना करे करते हैं, ठीक है। क्या होता है जब हम कोई गर्म चीज को छूते हैं तो हम सडनली इसका हाथ क्यों हटा रहे हैं? इट इज बिकॉज मेरे अब चलो एक चीज है, डॉग है, कुत्ता, शायद कुछ लोगों को डर लगता होगा, है ना? तो कुत्ते से नहीं डर लगता, सांप से डर लगता है। सांप नहीं, सांप से डर नहीं लगा, ठीक है? नहीं वो नहीं, दूसरा असली वाला सांप, ठीक है। सांप से डरता लगता होगा, है ना? नहीं लगता होगा। अपने बाप से तो डर लगता होगा, नहीं लगता। तो सुट्टा मार रहे आप एक जगह पे ठहर के, ठीक है, सुट्टा मार रहे आप, सडनली आपके पप्पा आए, पिताश्री आए, देखो पिताश्री आ गए, पिताश्री की नजर आप पे पड़ेगी, आपकी नजर पिताश्री पे पड़ेगी, क्या करेंगे सिचुएशन में? और पप्पा कैसे है बोलेंगे? पहला क्या रहता, या तो हाथ का सिगरेट नीचे रहता तो तुम कट लेते वहां से, बराबर। अब ये जो था इसको लोग बोलते हैं रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी सिचुएशन के हिसाब से हमने रिएक्ट किया। यहाँ पे हमने देखा, हमने समझा, उसके बाद रिएक्ट किया, बराबर बराबर। हमने देखा, समझा, उसके बाद रिएक्ट किया। वो भी वो एवेंजर्स मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज 4 लाख पॉसिबिलिटीज देख के एक पॉसिबिलिटी पे काम आते ना, तो ऐसे ही सही से पप्पा को देखते हमारे दिमाग में वो 4 लाख पॉसिबिलिटी में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ऐसा अच्छा दिखता कि भागना अच्छा है। बाकी के जितने जो लाख के पॉसिबिलिटीज थे उसमें एज लगता कि पकड़े जाते, पिटेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी अभी डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसा फ्यूचर देख के आ जाते पूरा का पूरा कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में। वहां पे हमने सोचा, बराबर। हम क्या करें वहां पे? सोचे कि हमें करना क्या है। लेकिन जब हमने गर्म चीज को छुआ, क्या हमने सोचा एक पल के लिए? अरे मेरा हाथ चल रहा है क्या? अच्छा, हाथ निकालेंगे, ये निकाला या नहीं? सोचे नहीं ना, वी जनरली टुक इट आउट, राइट? ये क्यों हुआ? इट इज बिकॉज जो रिफ्लेक्स एक्शन, इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन में क्या इन्वॉल्व नहीं रहता है? थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं रहता, हम सोचते नहीं है। तो जब सोचने का काम किसका है? सोचो। मैं किसको बोल रहा हूँ? अच्छा सोचो, मैं बोल सोचो, किसको बोल रहा हूँ? आपको बोल रहा हूँ कि ब्रेन को बोल रहा हूँ। आई एम कमांडिंग योर ब्रेन टू थिंक, राइट? तो जब सोचते हैं इसका मतलब क्या है? ब्रेन काम कर रहा, बराबर। ब्रेन सोचता है तभी हम लोग कोई काम करते हैं। तो क्या मैंने इसमें सोचा? नहीं सोचा, बट अभी थोड़ी देर पहले तो मैं बोल रहा था कि ब्रेन ही सब चीजें करता है, करेक्ट? ब्रेन ही है तो सब चीजें करता है। तो यहाँ पे ब्रेन ने क्यों नहीं सोचा? अगर ब्रेन सोचता था तो क्या होता था? ठीक है, अगर ब्रेन सोचता था तो भी डॉक्टर स्ट्रेंज की जैसा 4 लाख पॉसिबिलिटीज देखता था पहले, तब तक मेरे चमड़े निकल कर चिपक जाते थे। ठीक है, तो कैसे हुआ ये काम? ये काम हुआ मेरे मसल्स की वजह से, ठीक है। ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये ब्रेन के साथ तो कनेक्टेड होते हैं, लेकिन कुछ न्यूरॉन्स, कुछ या सारे न्यूरॉन्स ऑलमोस्ट जो कहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं? मेरे मसल के सेल से कनेक्टेड रहते हैं। किससे कनेक्टेड रहते हैं? मेरे मसल के सेल से कनेक्टेड रहते हैं। तो सबसे पहले सिग्नल कौन रिसीव करेगा? मेरे मसल सेल्स, ठीक है। मसल को जैसे ही सिग्नल मिलता, मसल क्या हो जाता? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। इसके वजह से हम क्या करते हैं? ऐसा हाथ हटाते, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं सोचा, नहीं मेरे ब्रेन ने नहीं सोचा, यहाँ पे किसने सोचा, किसने रेस्पॉन्ड किया? वो है मेरे हाथ के मसल्स। कौन सा रिस्पॉन्ड करे यहाँ पे? मेरे हाथ के मसल। जैसे ही मैंने टच किया, पेनड्राइव पे इलेक्ट्रिसिटी बनाया, वो इलेक्ट्रिसिटी किसको पहुंचा? मेरे मसल को पहुंचा। जैसे ही मेरे मसल को पहुंचता है, मैंने क्या किया? अपना हाथ हटा लिया। किसने बताया हाथ हटाने के लिए? मसल ने बताया, ब्रेन ने नहीं। समझ में आया? समझ में आया? क्यों? रीजन क्या है? अगर ये हाथ यहाँ पे रहता है, ये सिग्नल यहाँ से मेरे ब्रेन पे जाना, ब्रेन समझना, उसके बाद करना क्या है? तो मेरे हाथ को सिग्नल पहुंचाना, तब तक बहुत ज्यादा टाइम होता, ठीक है। यानी इतना ज्यादा हम लोगों को इंजरी हो चुकी रहती है कि उसके बाद हम लोग पछता है क्या? चिड़िया चुटकी के वाले सिचुएशन में आ जाता है, ठीक है। तो यानी जल चुका रहता, बहुत ज्यादा हार्म हो चुका रहता। इसलिए इस प्रोसेस को हमारी बॉडी ने क्या किया? शॉर्ट किया। क्या किया? ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने से पहले उसने किसको पहुंचाता है सिग्नल? मेरे मसल सेल को पहुंचा, ठीक है। अब बहुत लोगों का सवाल है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो मसल की वजह से होता है, तो मसल क्यों ऐसा करता? मसल क्यों ऐसा करता? आपने कभी लैक्टिक एसिड के बारे में सुना है? हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ते हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है,
तो हमारे मसल्स जो होते हैं लैक्टिक एसिड बनाती है, ठीक है। तो आपको उस टाइम में बताया था जब हमारे मसल के अंदर लैक्टिक एसिड बनती है, एसिड्स की वजह से मसल में जब चुरके लगते हैं तो क्या हो जाते हैं, मसल सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेस होने से क्या होता है, उनके बोले तो मसल कंप्रेस होने की वजह से क्रैम्प्स आते हैं। क्या आते हैं, मसल क्रैम्प्स आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नस पे नस चढ़ गया बोल के बोलते हैं ना, मसल क्रैम्प्स आते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे, आपने हाथ रखा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के झटके किसको लगे, मसल को। जैसे मसल को झटका लगा, मसल क्या हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका हाथ थोड़ा पीछे आता है, ठीक है। सवाल आता है, सवाल है सर क्या ब्रेन को पता ही नहीं चलता हमारा हाथ जला, या फिर ब्रेन कभी सोचता ही नहीं है क्या? बिल्कुल सोचता है। कब सोचता, आपने हाथ हटा लिया, यस, चलो इस सिचुएशन को फिर से रिवाइंड करो। हाथ रखा, चला, हाथ हटाया, कौन रिस्पॉन्ड करा, मसल। अब ये जो जला हुआ इंफॉर्मेशन है ये मेरे बैकबोन में जाके स्टोर होता है। कहाँ पे जाके स्टोर होता है, मेरे बैकबोन यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाके स्टोर होता है। कौन सा इंफॉर्मेशन, मेरे हाथ जलने का इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाके स्टोर होता, मेरे स्पाइनल कॉर्ड में जाके स्टोर होता। लेटर ऑन बाद में ब्रेन क्या करता, इस इंफॉर्मेशन को लेता है, स्टडी करता है एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता। यानी ब्रेन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है लेकिन बहुत देर के बाद। क्या होता है, ब्रेन यहाँ पे इन्वॉल्व तो होता है लेकिन कब, बहुत देर के बाद। अब कैसे समझेंगे, हाथ मैंने रखा, हाथ हटाया, इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर हुआ, बैकबोन में। ब्रेन ने पढ़ा इंफॉर्मेशन, क्या तेरा हाथ जल चुका है, बेवकूफ देख ले, मैं देखा, और तेरे को जलन हो रहा था, फूंक ले। ये जो रिस्पॉन्स है ये ब्रेन का। हमने हाथ रखा, हाथ हटाया, सिर्फ मसल ने रिस्पॉन्ड किया, इसके बाद हम देखते रहो करने के लिए, ये कौन बता रहा, ब्रेन बता। तो यहाँ पे मसल के साथ साथ ब्रेन भी जुड़ा हुआ है। जब सिर्फ ब्रेन जुड़ा हुआ रहता है, जैसे पप्पा के सामने सुट्टा मारते तो भाग जाते ना, तो सिर्फ ब्रेन जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जब उसको हम क्या बोलते हैं, CNS, क्या बोलते हैं, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी यहाँ पे मेन हेड कौन है, ब्रेन है। उन्होंने ही सोचा, उन्होंने ही सब कुछ किया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ मसल जुड़ जाते हैं, मसल जुड़ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, PNS, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। PNS का मतलब क्या होता है, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जब मसल्स भी साथ देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। इस एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। कभी आपने अपनी उल्टी को स्टोर किया है, स्टोर छोड़ो, रोकने की कोशिश करें कभी, तो क्या, हैव यू एवर ट्राइड स्टॉपिंग योर वॉमिट, ट्राइड टू स्टॉप योर वॉमिट, तो क्या, स्टॉप करने पे आपकी उल्टी कभी रुकी नहीं होगी, शायद मेरे हिसाब से, बिकॉज हमें तो कभी हुआ नहीं। जैसे कि वॉमिटिंग आता है तो हम ऐसे मुंह करते सोच रहे नको नको नको, आ रहा ना, आ जाता है ना, आप ऐसे मुंह क्यों कवर करें ताकि बाहर ना निकले, लेकिन आया तो ना, क्या उसको रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। इसका रीजन ये है क्योंकि वॉमिटिंग इज विच एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, ये आपकी कंट्रोल में ही नहीं रहता। क्यों, जब आपकी बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा होती है तो मसल्स को जब उसका चुरका लगता है ना, क्लोरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसके वजह से अंदर का लिक्विड बाहर आता है, तो आप चाहकर भी नहीं रोक सकते उसको। समझ में, वॉमिटिंग इज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, समझ में। इसलिए जब आप वॉमिट करते हो ना, वॉमिट के अंदर आपको वॉमिट हमेशा ना मीठा नहीं रहता, खट्टा रहता है। टेस्ट करें कभी, वॉमिट टेस्ट नहीं आ रहा, वैसा टेस्ट नहीं, जाके चाटने वाला टेस्ट नहीं। वॉमिट जब आता है जबान पे लगता तो टेस्ट आता उसका, तो इट इज खट्टा, खट्टा मतलब एसिडिक, ठीक है, मीठा नहीं रहता, खट्टा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, रिफ्लेक्स एक्शन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करें। उसको साथ कौन दे रहा है जी, यहाँ पे कौन साथ दे रहे, न्यूरॉन साथ दे रहे। कौन साथ दे रहे, न्यूरॉन साथ दे रहे, ठीक है। अब दो चीजें, ठीक है, अब जैसे मैंने हाथ रखा है, यहाँ का सिग्नल मेरे ब्रेन तक जाए, इसको लोग क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। द नर्व्स विच कैरी सिग्नल फ्रॉम द ऑर्गन टू द ब्रेन, एंड वो नर्व्स जो ऑर्गन से ब्रेन तक सिग्नल लेके जाते हैं वो हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व्स।
ब्रेन उसको पढ़ने के बाद में हम हाथ हटाने के लिए जो रेस्पॉन्स कर रहे हैं ना, तो वो रेस्पॉन्ड करने वाले नर्व्स को क्या बोलते हैं? मोटार नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटार नर्व्स। मोटार नर्व्स ब्रेन से ऑर्गन तक सिग्नल लेके जाता है। सेंसरी नर्व्स क्या करते हैं? ऑर्गन से ब्रेन को सिग्नल लेके जाता है। ये आपको डिफरेंस मालूम रहना। सेंसरी नर्व्स ऑर्गन टू ब्रेन, मोटर नर्व्स ब्रेन टू ऑर्गन। ये दो नर्व्स रहते हैं, तो वो काम करते हैं, उसके हिसाब से हमारा पूरा का पूरा सिचुएशन काम करता है। ठीक है, अब और एक चीज, जनरली जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ऐसे ज्वाइंट नहीं रहते, आपस में जुड़े हुए नहीं रहते। ठीक है, तो उनके बीच में थोड़ा गैप रहता है। ठीक है, न्यूरॉन्स के बीच में क्या रहता है? नर्व सेल्स के बीच में गैप रहता है। तो इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? बोले तो साइनैप्स। ठीक है, एग्जाम में फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज साइनैप्स? द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज व्हाट? साइनैप्स। ठीक है, तो उसके बारे में फिर कभी डिटेल में बताऊंगा कि साइनैप्स जो है किस तरह से काम करता है। देखो, न्यूरॉन जब आपस में जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है ना। ठीक है, दूर दूर है, फिर भी एक न्यूरॉन से दूसरे जगह पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे पास हो रहा है? बीच में गैप है ना, साइनैप्स है ना बीच में, तो कैसे पास हो? उसका भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है क्यों होता है, कैसे होता है, वो फिर अगले क्लास में कभी देखेंगे। बट फिलहाल के लिए इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को होंगे वो है ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, वो डायग्राम भी किस तरह से उतारते बोल के देखेंगे, साथ में उसको वर्किंग भी देखेंगे। ओके बच्चा लोग, इसके अंदर देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बोल के बोले तो अच्छा, मेरे एक्शंस के ऊपर लग हो जाइए, ब्रेन के ऊपर तो बिल्कुल मत जाइए। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा आया होगा, रीजन क्या है? डोंट हैव एनी स्मार्ट बोर्ड उसके अंदर मैं अच्छे से उतार सकूं। ये एक छोटा सा सस्ता सा जुगाड़ू बोर्ड है जिसके ऊपर हम लोग आपको पढ़ा रहे। ठीक है, तो नॉर्मली बोर्ड के उतारने के ऊपर क्या है बोले तो कभी कभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली क्या है हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ी प्रॉपर्ली काम नहीं करता। तो आपको अगर अच्छा सा वीडियो चाहिए, प्रॉपर्ली इसको आपको देखना चाहते हो किस तरह से इसको विद द प्रोटेक्टर एंड स्केल आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, तो उसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं वीडियो बना सकूं, आपके लिए इंटरेस्टिंग वाला वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो आप समझेंगे ब्रेन के बारे में। ठीक है, ब्रेन तो हमारा जो है, जो जनरली सबके पास होता है, गॉड हैज गिवन एवरीवन अ ब्रेन, राइट? सो गॉड सबको ब्रेन दिया है, गिवन इट इज इक्वली पावर्ड फॉर एवरीवन। बट हम किस तरह से अपने ब्रेन को यूटिलाइज करते हैं, इट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन 1% और अदर पर्सन। गॉड किसी को भी कम दिमाग दिया ही नहीं है। ऐसा होता था ना, तो अब देखो बोलते ना, कुछ लोग बोलते ना आपके पास दिमाग ही नहीं है। हाउ कैन इट पॉसिबल? दिमाग के बिना इंसान कैसे चल पा रहा है? दिमाग सबके पास होता है, बट यूटिलाइज करने के लिए आना चाहिए। हम किस तरह से उसको काम कराते हैं उसके हिसाब से हम लोग उसको क्या है, हम ब्रेन को यूटिलाइज करते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ ब्रेन को मैं काम कराना चाहता हूँ, लेकिन ब्रेन मेरे से काम करता, मैं ब्रेन को नहीं बता सकता था। चलिए देखेंगे किस तरह से ब्रेन को समझेंगे, ब्रेन को स्टडी करेंगे। अच्छा चलो, मैं इस डायग्राम के अंदर आपको पूरा का पूरा ब्रेन का फंक्शन भी समझा दूंगा, ताकि आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन पॉइंट्स ऐसे नहीं लिखने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले मैं बात करेंगे जनरली ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, ब्रेन इस तरह से दिखता नहीं है। मैं आपको एक डाइसेक्शन ऑफ ब्रेन करके दिखाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा डाइसेक्शन ऑफ ब्रेन, जिसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि असली ब्रेन दिखता कैसे है, उसके अंदर पार्ट्स कैसे कैसे होते हैं, अंदर के पार्ट्स और इंटेस्टाइनल पार्ट्स कैसे होते हैं। अब ये जो पार्ट है, ये हाफ पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ये ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं, दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसको बीच में से जब कट करते हैं तो ये अंदर वाला पार्ट ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ब्रेन ऐसा नहीं है, अंदर बाहर का ऐसा नहीं दिखता, बाहर अंदर की तरफ अलग रहता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ब्रेन की, जो पार्ट है, ब्रेन इज जनरली हैविंग टू डिफरेंट पार्ट्स, दो अलग अलग पार्ट होते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। एंड राइट वाला जो ब्रेन होता है हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल करती है, एंड राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन हमारे को लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल, मतलब इट इज एग्जैक्ट में कनेक्शंस रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर ब्रेन के 3 अलग अलग हिस्से हैं। ठीक है, दिस ब्रेन इज सब डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 डिफरेंट पार्ट्स। 3 डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं बोल के बोले तो फोर ब्रेन इन सामने वाला ब्रेन, मिड ब्रेन यानी बीच वाला ब्रेन, हिंड ब्रेन यानी पीछे वाला ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन में क्या आता है? पॉन्स, मेडुला एंड सेरिब्रम। क्या आता है इसके अंदर? ये हिंड ब्रेन है, हिंड यानी पीछे वाला ब्रेन। ठीक है, पीछे वाले ब्रेन में एक छोटा दिमाग भी आता है जिसको लोग सेरिबेलम बोलते हैं। ठीक है, अब इन ऑर्गन्स के फंक्शंस को भी हम लोग समझेंगे। फोर ब्रेन में क्या आता है? फोर ब्रेन में क्या आता है? सिर्फ सेरिब्रम आता है। फोर ब्रेन में क्या आता है? सेरिब्रम आता है। ठीक है, अब मिड ब्रेन में क्या आता है? मिड ब्रेन में सिर्फ मिड ब्रेन आता है, करेक्ट। मिड ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, बट मिड ब्रेन में सिर्फ मिड ब्रेन आता है। उसके बाद हिंड ब्रेन में 3 पार्ट्स, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम आते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। अब इन चीजों के फंक्शन समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट। क्या है? मेन थिंकिंग
पहला एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? इट इज अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेकेंड पॉइंट क्या है? हैज सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। क्या है किसके अंदर? हैज सेंसरी एंड मोटर। किसका फंक्शन है ये? किसका फंक्शन है? सेरिब्रम। अच्छा, आप लोगों को मैं जब बोलूंगा सोचो, दिमाग लगाओ, याद कर लो, मैं ऐसा बोलता हूँ सोचो, दिमाग लगाओ, याद करो, ऐसे नहीं बोलता ना। कैसे बोलते? सोच रहा हूं मैं, आई एम थिंकिंग। आपका हाथ कहाँ जाता है? यहाँ पे, राइट? व्हाट यू से, मैं सोच रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ। क्यों यहाँ पे हाथ क्यों जाता? क्योंकि यहाँ वाला पार्ट है ना ब्रेन का, मेरा ये वाला हिस्सा जो है, जिसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं, यहीं पे हम सोचते हैं, यहीं पे चीजों को याद रखते हैं। क्या है मेन थिंकिंग पार्ट? क्या है हमारा? सेरिब्रम। ठीक है, हमें चुमटी का दर्द हुआ, महसूस हुआ, वो कौन है? वो भी सेरिब्रम में ही हुआ, राइट? जब आपके सेरिब्रम कॉर्टेक्स को चोट लगता है तो आपको कभी कभी ना सेंसस नहीं होता, दर्द नहीं होता। ठीक है, तो सेरिब्रम जो है हमारा क्या है? मेन थिंकिंग पार्ट है, सोचने के लिए। यहाँ पे हम ऐसा ऐसा नहीं बोलते ना, नाना पाटे करके जैसे ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं, हम ऐसा बोलते हैं ना, सोचने से। तो ये मेन थिंकिंग पार्ट है। क्या है? सेरिब्रम। ठीक है, उसके बाद आएंगे मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन में हमारे क्या क्या चीजें रहती है? इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ नेक, हेड, ट्रंक। ठीक है, किन चीजों को कंट्रोल करता है? कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ, कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, ट्रंक एक्सेट्रा। मतलब क्या है? हेड का, नेक का, ट्रंक का, तीनों का क्या करता है? मूवमेंट कौन कंट्रोल कर रहे? मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहे। ओके, तो हंसने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट फैट, सो डूइंग सम योगा। ओ जिम जा नहीं पा रहा तो यहीं पे पढ़ाते। ठीक है, उसके बाद चलिए अब देखिए, एक तो सोच रहा है, एक को महसूस हो रहा है, सोच रहा भी है, महसूस भी कर रहा, एक हमारे बॉडी के हेड एंड ट्रंक के मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा, और एक छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं ना, जैसे कि मैं बताया नाना पाटेकर बोलते हैं, याद आया था नाना पाटेकर एक मूवी आया था जिसके अंदर वो छोटा रहता, उसके सिर पे से मारते बोलते रहता, छोटा दिमाग रहता है, आपको मारो बोल के। ठीक है, छोटा दिमाग इसको बोलते हैं सेरिब्रम। अब ठीक है, अब मूवीज में देखे होंगे हीरो के सिर के ऊपर पीछे से वार करते हैं तो हीरो बेहोश, बराबर ऐसा झुल बोल के बेहोश होता है। रीजन क्या है बेहोश होने का? यहाँ पे मारे तो क्यों नहीं होता है, यहाँ पे भी मारे तो बेहोश होता है, यहाँ पे मारे तो उसको याददाश्त नहीं जाती। ठीक है, पट्टी इसलिए यहाँ पे बांधते हैं, यहाँ पे मारे तो बेहोश होता। बेहोश क्यों होता बोल के बोलते सेरिबेलम कंट्रोल्स posture of body। posture का मतलब posture हम किस तरह से चलते हैं, बैलेंस किस तरह से करते हैं, हम डोल के चलते हैं, चल के चलते हैं, सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, posture को कंट्रोल करना सेरिबेलम, छोटा दिमाग जो हमारे पीछे की तरफ होता है। कहाँ पे रहता? हिंड ब्रेन के अंदर पीछे की तरफ होता है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी बैलेंस्ड रहते हैं ना, चल सकते हैं प्रॉपरली, मूव कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, हमारा बॉडी पॉस्चर जो है वो सब चीजें कौन देख रहा है? सेरिबेलम। ठीक है, उसके बाद और एक ऑर्गन के बारे में बात करेंगे जो हमारे कहाँ पे है, यहीं पे कहाँ पे बोलते हैं, हिंड ब्रेन पे, वो है पल्स, रेगुलेट्स रेस्पिरेशन। पल्स का काम क्या है? रेगुलेट्स रेस्पिरेशन। क्या करता है? रेगुलेट रेस्पिरेशन। क्या करता है लोग? रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। आप सांस कितने तेजी से लेते हो, कितने कम से लेते हो, वो कौन रिस्पॉन्स करता है? पल्स। ठीक है, उसके बाद मेडुला का पूरा नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, मेडुला का पूरा नाम क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा बोल के पूरा नाम, शॉर्ट में इसको मेडुला 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 बोल के प्यार से बुलाते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली इसका पूरा नाम क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा हमारे बॉडी के फैट्स कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स स्नीजिंग, कफ, ठीक है, छींकना, कफ, स्माइल, एक्सप्रेशन, आपके रिफ्लेक्स एक्शंस कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। ठीक है, स्नीजिंग, कफिंग, स्वैलिंग, निगलना भी,
वो कौन कंट्रोल कर रहा? आपके मेडुला कर रहा, हंसना, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारे कौन कर रहे हैं? मेडुला। ठीक है, अब ये मेडुला आगे जाके एक्सटेंड होकर क्या बनता है? स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे रहते हैं? हमारे बैकबोन के अंदर जाते हैं। अब जब आपकी गर्दन के पीछे यहाँ पे टच करके देखोगे, ठीक है, यहाँ पे टच करते हैं ना, यहाँ पे टच करते हैं ना, आप अपने गर्दन के पास एक टच करो, आपके गर्दन के पीछे एक बम्प मिलता है, बम्प ऐसा बल्ज मिलता है, ठीक है, वो बम्पी एरिया क्या है? आपके स्पाइनल कॉर्ड का स्टार्ट, ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। वहां से आपकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन महसूस होती है, वो बैकबोन के बीचों बीच क्या रहता है? स्पाइनल कॉर्ड रहता है। स्पाइनल कॉर्ड के आसपास क्या रहता है? हड्डी रहती है, बैकबोन रहता है। क्यों रहते हैं? कैविटीज क्यों रहते हैं? ताकि बैकबोन को प्रोटेक्ट कर सके। बहुत डेलिकेट रहता है ना बैक स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? देखो, ब्रेन से डेलिकेट ऑर्गन, राइट? ब्रेन को डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी में एक मैकेनिज्म हो सकता है, एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैनियम। क्रैनियम यानी स्कल को बोला जाता है। स्कल इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। स्कल इज द मोस्ट टफेस्ट बोन। हाँ, हार्डेस्ट बोन एंड लॉन्गेस्ट बोन वो फीमर है, वो बात अलग, बट ये जो हमारे ब्रेन की जो स्कल होता है वो भी बहुत हार्ड होता है। इसलिए जब हम लोग डेथ होता है, ऑटोप्सी करते हैं, पोस्टमार्टम जब करते हैं, स्कल को छन्नी से फोड़ दें, ग्राइंडर लेकर खोलते हैं, ठीक है, तो इट इज सो हार्ड। ठीक है, तो जनरली होता है ऐसे ही है, राइट? ऑटोप्सी में ब्रेन को बाहर निकाल के स्टडी किया जाता है, उसके ऊपर बॉडी के हर ऑर्गन को बाहर निकाल के स्टडी किया जाता है, तो बॉडी को सील के वापस देते हैं ऑटोप्सी में। ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम्स के अंदर आपके इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता है, ठीक है, निकाल के उनके ऊपर स्टडी करके वापस से हमारे बॉडी में पैक करके भेजते हैं। अच्छा, आपको शायद पता नहीं होगा, बहुत लोगों को ये लगता है कि ऑटोप्सी के अंदर पूरे ऑर्गन्स निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं है। रूल के हिसाब से हर बॉडी ऑर्गन का कुछ सेंटीमीटर ही निकालते हैं, ठीक है, हर ऑर्गन का कुछ सेंटीमीटर निकालते हैं, ब्रेन को छोड़ के, ब्रेन पूरा निकालते हैं। फिर कुछ ऑर्गन, लिवर, लंग्स होते हैं, उसके पार्ट्स, थोड़ा पार्ट्स निकालते हैं, ठीक है, जहाँ पे लगता है कि इन्फेक्शन हुआ होगा, कुछ मिलता होगा, वही पार्ट को थोड़ा बहुत निकाल के बाकी का ऑर्गन्स को अंदर रख के ही पैक करते हैं। बट रियलिटी कुछ और भी है कि उतना टाइम किसी के पास नहीं रहता है, तो दे टेक आउट ऑल द ऑर्गन्स फ्रॉम द इंटरनल बॉडी एंड दे ओनली पैक द एम्प्टी बॉडी एंड वो दे देते हैं, ठीक है। सो बाय द वे, ये बात करें हम लोग ब्रेन के अंदर, सो इतना ही। एंड इसके बाद यहाँ पे एक पार्ट और एक आता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है? रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। आपके बॉडी में जो गर्मी है, टेम्परेचर है, फीवर आता है, बुखार आता है, वो किसकी वजह से आता है? हाइपोथैलेमस के वजह से। हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है, ठीक है। सो ये है शॉर्ट एंड स्वीट में आपको पूरा ब्रेन का फंक्शन, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट में पूरा ब्रेन का फंक्शन है, ब्रेन की वर्किंग है, ब्रेन का डायग्राम है। ये पूरे डायग्राम के अंदर पूरा ब्रेन का एक्सप्लेनेशन होगा, जो जनरली 5 से 6 मार्क्स से हर पार्ट अलग अलग से नई पार्ट में, प्लीज आपको चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में आप उसको कॉपी करिए, वो वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड कॉपी कर लीजिए। तो बात करेंगे प्लांट के हार्मोन के बारे में, चैप्टर का दूसरा पार्ट यहाँ पे बात करते हैं। अब देखिए, प्लांट्स में ब्रेन होता नहीं, प्लांट्स में ब्रेन होता है क्या? दे डू नॉट हैव ब्रेन। तो ब्रेन नहीं है तो प्लांट्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? प्लांट्स के अंदर ये कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है? इसका आंसर है प्लांट हार्मोन। सिर्फ प्लांट के अंदर ही नहीं, इन एनिमल्स ऑल्सो। जिस जगह पे ब्रेन का रीच पॉसिबल नहीं होता है, उन जगहों पे कौन रिस्पॉन्ड करता है? वो है हार्मोन्स, ठीक है। कौन रिस्पॉन्ड करता है? हार्मोन्स रिस्पॉन्ड करते हैं। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, फ्यू हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, हार्मोन्स इन प्लांट्स के बारे में, ठीक है। हार्मोन्स इन व्हाट? प्लांट्स के बारे में, ठीक है। हार्मोन्स में ज्यादातर है 4 टाइप के हार्मोन्स, एक है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनाइन और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। अब ऑक्सिन का काम क्या है? पहला कौन सा बात है? कौन सा है? ऑक्सिन है, ठीक है। सेकेंड कौन सा है? जिब्रेलिन या गिब्रेलिन, आप जो भी बोल सकते हैं। अगर आप ईसाई हैं, यानी क्रिश्चियन है, तो आप जिब्रेलिन बोलिए, आप अगर मुसलमान है तो गिब्रेलिन बोलिए, चलता है आपके हिसाब से। जिब्राइल है, गिब्राइल के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो थर्ड बात करेंगे, थर्ड है साइटोकिनिन, साइटोकिनिन्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड।
एब्सिसिक एसिड। अच्छा एक एक फंक्शंस के बारे में समझेंगे। देखिए जनरली प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर ग्रोथ की वजह से या फिर ग्रोथ के लिए ही ज़्यादातर हार्मोन्स बनते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग ऑफ द सेल एनलार्जमेंट। किस में हेल्प करता है? सेल एनलार्जमेंट के लिए हेल्प करता है। कौन हेल्प करता? ऑक्सिन। सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करता। कौन हेल्प करता? ऑक्सिन। एंड इवन सेल डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता। सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन में सेल को अलग अलग करने में, डिवाइड होने में हेल्प करता है। ठीक है। साथ ही में साइटोकिनिन क्या करता है बोल के बोले तो साइटोकिनिन हेल्प्स इन जी साइटोकिनिन हेल्प्स इन सॉरी सो गिबरेलिन या फिर जिबरेलिन हेल्प्स इन सॉरी साइटोकिनिन तो बाद में आने लोग, उसके बाद हम बात करेंगे जिबरेलिन या फिर गिबरेलिन जो भी है ये किसमें हेल्प करता है हमारे को? इट प्रमोट्स इन इंडिविजुअल प्रमोट्स इंडिविजुअल शूट एक्सटेंशन। ठीक है। शूट एक्सटेंशन, शूट का मतलब क्या होता है? लेंथ में बढ़ने में हेल्प करता है। शूट का मतलब क्या होता है? लेंथ में बढ़ने में हेल्प। ठीक है। ठीक है। रूट्स एंड शूट्स जो बोलते हैं ना, शूट बोले तो अपर पर, रूट बोले तो नीचे का रूट्स का टिप को बोलते हैं। शूट्स एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं, हाइट में ग्रो होने, लेंथ में ग्रो होने में हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बारे में साइटोकिनिन। साइटोकिनिन हेल्प्स इन ब्रेकिंग द बड्स एंड सीड्स। ठीक है। किसमें हेल्प करता है? हेल्प्स इन ब्रेकिंग बड्स एंड सीड्स एंड बड्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करते हैं? साइटोकिनिन। अब देखिए यहाँ पे तीन हार्मोन हम बेसिकली बात करें, ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकिनिन। तीनों के तीनों नॉर्मली देखने पे लग रहा है कि ये किसमें हेल्प कर रहे हैं हमारे को? ग्रोथ में ही हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली। बट यहाँ पे एक और आता है लास्ट वाला, इट टर्मिनेट्स या फिर प्रिवेंट्स द ग्रोथ। तो ये किसमें हेल्प करता है? प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ कौन एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा बोल के बोले तो प्लांट के ग्रोथ को स्टॉप करने में हेल्प कर। रीजन क्या है इसका मालूम है? प्लांट्स ग्रो होते जाएंगे तो एक टाइम वो अर्थ के बाहर भी चले जाएंगे। अर्थ की ग्रेविटी तो होती है रोकने के लिए, बट जनरली प्लांट्स का क्या बोलते हैं, टू मच ऑफ ग्रोथ भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसलिए प्लांट में कुछ जगहों पे ग्रोथ को रोकना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। इसलिए बिकॉज हमको मालूम है ना प्लांट्स आर हैव इनडिटरमिनेट ग्रोथ। इनडिटरमिनेट ग्रोथ बोल के बोले तो हम लोग उसको बता नहीं सकते कि प्लांट कब तक ग्रो होता। ठीक है। फिर प्लांट एक ऐसा जीव है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, थ्रू आउट द लाइफ उसके अंदर ग्रोथ होते रहता, तो कभी ग्रो होने का रुकता नहीं है। तो फिर भी उसी ग्रोथ को रोकना ना, आप समझो एक प्लांट 100 साल से है, 300 साल से है, उसकी ग्रोथ को अगर हम लोग नहीं रोकेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इसलिए उसके अंदर दूसरा कौन एक प्रिवेंट करने को कौन हेल्प करता है? एब्सिसिक एसिड। तो एक प्लांट हार्मोन क्या करते हैं? प्लांट के ग्रोथ को लिमिट कर देता कुछ हद तक। ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो आप इन्फिनिट तक प्लांट से देख सकते हैं। ठीक है। इसलिए ये क्या करता है? प्लांट के ग्रोथ को लिमिट करता है। ठीक है। अब देखेंगे प्लांट में और क्या क्या चीजें होती है। ठीक है। ओके गाइस, यहाँ पे देखेंगे मूवमेंट्स इन प्लांट। देखिए मूवमेंट्स इन प्लांट के अंदर मूवमेंट होता है क्या? हम जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं, करेक्ट? हम मूवमेंट कर सकते हैं, मूव हो सकते हैं, राइट? क्या प्लांट मूव हो सकते हैं या नहीं हो सकते? क्या एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है या नहीं होता? तो यहाँ पर सर मूवमेंट ऑफ प्लांट्स क्यों लिखे? क्या है इसके अंदर राज? क्या रात में प्लांट उठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या नहीं जाते हैं? इसके सवाल का जवाब इसमें देखेंगे। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड लाइक करिए एंड शेयर करिए। सब पहले देखेंगे अब मूवमेंट इन प्लांट्स होता है। ठीक है। मूवमेंट इन प्लांट्स का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। नॉर्मली मूवमेंट इन प्लांट्स उन चीजों को बोलते हैं। देखिए प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकता, बट प्लांट के अंदर मूवमेंट ग्रोथ के वे में होता है। ठीक है। प्लांट ग्रो होता है वो भी मूवमेंट ही कंसीडर किया जाता है। एग्जांपल, अगर मेरा हाथ यहाँ से यहाँ मूव हो रहा तो ये मूव हो रहा ना, इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, राइट? तो प्लांट में अगर ग्रो हो रहा है तो भी बड़ा हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लेंथ उसका बढ़ रहा है। मूवमेंट में लेंथ ही तो बढ़ता है, तो यहाँ पे लेंथ बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोल के ही बोलते हैं। ये प्लांट एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है, बट प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होता है उस ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। तो मूवमेंट्स जनरली प्लांट में दो तरह के होते हैं। एक मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं?
ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरे मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट किसको बताता है? ग्रोथ। तो ग्रोथ इन द प्लांट इज कॉल्ड विच काइंड ऑफ मूवमेंट? ट्रॉपिक मूवमेंट। नॉर्मली बहुत सारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं, उनमें से मेजर 4 को मैं यहाँ पे लेके आया। तो वो 4 में से पहला वाला क्या है? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या है? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। यहाँ पे हाइड्रो का मतलब क्या है? अगर प्लांट के पार्ट में वाटर के रेस्पॉन्स में ग्रोथ होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। मतलब क्या है? अगर प्लांट का कोई भी पार्ट पानी के डायरेक्शन में, फिर पानी की तरफ, फिर पानी की वजह से ग्रो हो रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। एग्जाम्पल, द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो टूवर्ड्स व्हाट? वाटर सोर्स। करेक्ट, वाटर के सोर्स की तरफ प्लांट के रूट्स ग्रो होते हैं। तो प्लांट्स के रूट्स कौन सा मूवमेंट दिखा रहे हैं? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जांपल क्या है? रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, इसका वीडियो मेरे चैनल पे भी शॉर्ट्स के अंदर आप जाके देखिए, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स बोल के। तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे भी शॉर्ट्स के अंदर मैं डाला हुआ हूँ। ठीक है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटो का मतलब कैमरा नहीं होता, आईफोन का लाइट नहीं होता, फोटो नहीं होता। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। लाइट को फोटो बोलते हैं, राइट। सो फोटो यानी लाइट के रेस्पॉन्स पे प्लांट में अगर ग्रोथ होता है, यानी प्लांट लाइट के डायरेक्शन में अपने आप को ग्रो करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। एग्जांपल, अगर आप 2 प्लांट्स लेंगे, एक को अगर आप डार्क रूम में रखेंगे, एक को आप वही डार्क रूम में एक छोटी सी जगह जहाँ पे रोशनी आ रही है खिड़की से, उस जगह पे रखेंगे, तो आपका प्लांट उस लाइट के डायरेक्शन की तरफ बेंड होकर ग्रो होता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल सनफ्लावर है। बोलते हैं ना, सनफ्लावर अपना फेस सन की तरफ करता है हमेशा, राइट। सो इसका आंसर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है? सनफ्लावर है। ठीक है, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ, आपके प्लांट्स के जो लीफ होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, नीचे ग्रो होते हैं, ऊपर ग्रो होते हैं? ऊपर ग्रो होते हैं ना, अपने आप को ऊपर की तरफ फैलाते हैं कि नीचे की तरफ फैलाते हैं? ऊपर की तरफ। प्लांट्स के लीफ ऊपर क्यों फैलते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट कैप्चर करें। तो ये ग्रोथ क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ फोटो, यानी लाइट की वजह से ग्रोथ हो रहा है उसके अंदर। तो ग्रोथ इन द रेस्पॉन्स ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिक। एग्जांपल सनफ्लावर। ठीक है, उसके बाद जियो। जियो का मतलब अर्थ होता है, क्या होता है? जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। अर्थ यानी जमीन, अर्थ यानी ग्रेविटी। अर्थ में क्या होती है? ग्रेविटी होती है ना। तो प्लांट के कोई भी पार्ट में अर्थ की ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में अगर ग्रोथ होती है, अर्थ की ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में अगर ग्रोथ होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिक मूवमेंट। बनियान ट्री देखिए, पीपल का ट्री देखिए, उसके रूट जो होते हैं नीचे की तरफ होते हैं। सारे फ्रूट्स अर्थ को नीचे की तरफ ग्रो होते हैं, राइट। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब थर्ड लास्ट वन, थिग्मो का मतलब होता है, ठीक है, ठीक है, थिग्मो का मतलब क्या होता है? यानी प्लांट के पार्ट में टच की वजह से ग्रोथ होता है। अब टच की वजह से क्या ग्रोथ होता है? बोलते प्लांट में, प्लांट फॉर एग्जांपल बात करेंगे डेंड्राइट्स या फिर मनी प्लांट्स। मनी प्लांट्स मालूम है? मनी प्लांट क्या करते हैं? वो दीवार या फिर लकड़ी को लेके ऊपर की तरफ सपोर्ट लेके ग्रो होते हैं, जिसको हम लोग, अच्छा, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स भी मालूम है। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स बेल जो होते हैं, उनको बिना सपोर्ट के ग्रो नहीं हो सकते लेंथ में, ठीक है, वो एक सपोर्ट लेके ही ग्रो होते हैं ना। तो क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स सपोर्ट यानी टच करके ग्रो होते हैं, राइट। ऐसे ही ग्रोथ जहाँ पे टच की वजह से, टच से रेस्पॉन्स में ग्रोथ हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। इसको एग्जांपल डेंड्राइट्स, ठीक है, मनी प्लांट, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, ठीक है, ये बिना सपोर्ट के ग्रोथ नहीं हो सकते। और एक आता है केमियोट्रॉपिक मूवमेंट बोल के आता, थर्मोट्रॉपिक मूवमेंट बोल के आता, तो टेम्परेचर की वजह से ग्रोथ होता है, केमिकल्स की रिएक्शंस की वजह से ग्रोथ होता है, तो उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? तो मूवमेंट्स में भी बात करते हैं। अभी क्वेश्चन आता है, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट को टच करने पे वो ऐसा क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब टच मी नॉट प्लांट में टच करने से मूव हो रहा है, करेक्ट। क्या उसको आप थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट बोलोगे? नहीं,
इसको थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट नहीं बोलते। रीजन क्या है बोल के बोले तो थिग्मोट्रॉपिक, ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ग्रोथ ना, ग्रोथ राइट। तो आप मनी प्लांट को जब टच करते हो ग्रोथ थोड़ी ना हो रहा है, तो सिर्फ मूव हो रहा है। मनी प्लांट को जब आप टच करते हो ग्रोथ हो रहा है क्या वहाँ पे? नहीं हो रहा। थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट नहीं है। ट्रॉपिक का मतलब ग्रो होना जरूरी है वहाँ पे। मनी प्लांट ग्रो नहीं होता तो सिर्फ बंद हो रहा। क्यों बंद हो रहा? उसको आप टच करें, उसको सेंस हुआ तो बंद कर रहा अपने आप को, करेक्ट। तो ये थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट नहीं है। तो कौन सा मूवमेंट है? वो तो मूव हो रहा ना। ऐसे मूवमेंट है जिसके अंदर ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नास्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? नास्टिक मूवमेंट। ना मूवमेंट विच ऑकर्स नॉट ड्यू टू ग्रोथ, not due to growth is called as what? नास्टिक मूवमेंट। यानी प्लांट के मूवमेंट होता रहा है लेकिन ग्रोथ की वजह से नहीं हो रहा, तो उस मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? नास्टिक मूवमेंट। जैसे कि मनी प्लांट को टच करने पे बंद होता, कैसा मूवमेंट है? ग्रोथ नहीं हो रहा, वो नास्टिक मूवमेंट है, ठीक है। अब और एक चीज, सॉरी मनी प्लांट नहीं, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट को टच करने पे बंद हो रहा ना, वो कौन सा मूवमेंट है? नास्टिक मूवमेंट है, ग्रोथ नहीं हो रहा उसके अंदर। अच्छा और एक चीज, प्लांट हवा की वजह से हिल रहा, विंड फ्लो हो रहा, प्लांट हिल रहा, नास्टिक मूवमेंट। पानी बह रहा है, प्लांट के रूट्स हिल रहे, प्लांट के पत्ते हिल रहे पानी में, क्या है? कौन सा मूवमेंट है? नास्टिक मूवमेंट। ग्रोथ नहीं हो रहा वहाँ पे, सिर्फ मूव हो रहे ड्यू टू अदर टाइप्स ऑफ रीजंस, तो उस टाइप्स के मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं? नास्टिक मूवमेंट। क्लियर? इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, वो क्या है बोल के बोले तो एनिमल हॉर्मोन्स। जनरली हमारे एनिमल्स के अंदर 6 एंडोक्राइन, देखो 2 टाइप से ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, फिर कभी बात करेंगे। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर से 6 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे, तो वो क्या क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ पे रहते हैं, वो भी देखेंगे। 2 मिनट इसके बाद देख लेंगे क्या है। ओके गाइस, तो लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ये हमारा मेन पार्ट है चैप्टर के अंदर। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनिमल हॉर्मोन्स। एनिमल हॉर्मोन्स के अंदर हम 6 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। कितने? 6 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब 6 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम यहाँ पे है, मैंने लिखा हुआ है, क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैनक्रिया, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरीज। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हार्मोन्स काम करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पे रहता है? बेस ऑफ ब्रेन के अंदर। यानी जब ब्रेन का डायग्राम में बताया था तो बताया था आपको कि ब्रेन के नीचे की तरफ बेस में एक ग्लैंड होता है जिसको क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। इवन आपकी रीडर के ब्रेन के डायग्राम में उसको लेबल्ड भी है, ठीक है। ये क्या सीक्रेट करता, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है बोलते हैं? तो GH यानी ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है। सिमिलर इसके साथ साथ क्या करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सीक्रेट करता है। थायराइड नहीं, थायराइड के नीचे वाला जो ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करने के लिए भी हार्मोन सीक्रेट करता। तो ये क्या काम करता है वो क्या बोले तो कॉजेस ग्रोथ इन द बॉडी। क्या करता है? कॉजेस ग्रोथ इन द बॉडी। GH हार्मोन में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होने पे क्या होता? आपको जाइगेंटिज्म की बीमारी हो सकती है, यानी आप बहुत ज्यादा लंबे ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। जब आपकी बॉडी में इम्प्रॉपर GH हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, तो आपके हाइट शॉर्ट हो जाते हैं, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ के मतलब छोटे होते हैं। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट बोल के सुनिए। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, इसलिए उसको प्लैनेट नहीं बोलते। उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई इंसान गिड्डा है तो उसको इंसान नहीं बोलते, क्या बोलते तो है? बोलते तो है। ड्वार्फ का मतलब पौना, छोटा होता है साइज में, गिड्डे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? प्लूटो भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है, छोटा प्लैनेट है, बट आज उसको लोग प्लैनेट कंसिडर नहीं करते। बहुत लोग अलग अलग थ्योरीज बोलते हैं कि प्लैनेट उड़ गया, ब्लास्ट हो गया, है ही नहीं, कुछ नहीं है, बाय बाय टाटा, ऐसे कुछ नहीं है, इट इज देयर इन द सोलर सिस्टम, बट इट इज नॉट अ प्लैनेट। क्योंकि आफ्टर 2018 और समथिंग 2016 के आसपास प्लैनेट के डेफिनेशंस को चेंज कर दिया। इसके बाद से वो प्लैनेट को प्लैनेट बोल के नहीं बोलते, बट है, ठीक है, प्लैनेट है। अब बात करेंगे किसके बारे में बोल के बोले तो इसके अंदर ड्वार्फिज्म के बारे में। ड्वार्फिज्म में प्रॉपर इम्प्रॉपर हार्मोन अगर GH हार्मोन करेक्टली सीक्रेट में होता है तो उसका हाइट क्या होता है? बढ़ता नहीं, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अब एक इंसान के अंदर हाइट बढ़ने की भी एक लिमिट्स होती है ना, एक इंसान में हाइट बढ़ने की भी एक लिमिट होती है। कुछ ही एज तक हम लोग जो टीन एज तक रहते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? एडोलेसेंस एज के बाद थोड़े सा टाइम तक हमारा हाइट ग्रो होता है, उसके बाद हमारा हाइट स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब कुछ लोग टीवी में ऐड दिखाते हैं
हाइट का बढ़ाने के लिए ये गोली खा लो, हाइट बढ़ जाता है। इंटरव्यू में अगर आप पास नहीं हो रहे तो आप हाइट बढ़ाने के लिए पी लो तो इंटरव्यू में पास होते हैं। हॉर्लिक्स पी लो, हाइट बढ़ते हैं। तो हॉर्लिक्स ओके समवॉट मैं मान भी सकता हूँ, हॉर्लिक्स से हाइट बढ़ सकता है। रीजन दे आर यूजिंग इन हॉर्लिक्स वो क्या करते हैं बोल के बोलते GH हार्मोन यूज करते हैं, ग्रोथ हार्मोन का आर्टिफिशियल उसको ऐड करते हैं। बट वो किसके लिए कारीगर है? तो बच्चे जो है जो टीनेज में है उनके अंदर वो शायद हेल्प हो सकता है, वो भी अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। ठीक है, अब जो एज रहते हैं अबाउट 21 के एज के जो रहते हैं, अगर उन्होंने अगर ग्रोथ हार्मोन लेंगे तो क्या होगा? उन्होंने अगर ग्रोथ हार्मोन लेंगे तो क्या होगा? क्या होगा नहीं पता। तो आपके बॉडी में फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ होगा नहीं। ठीक है, आपकी बॉडी इस ग्रोथ हार्मोन को डाइजेस्ट कर नहीं सकते। ठीक है, तो होता क्या है बोल के बोले तो आपकी हाइट में तो ग्रोथ नहीं होती, लेकिन आपके बॉडी पार्ट्स ग्रो हो जाते हैं। आपके बॉडी पार्ट्स क्या हो जाते हैं? ग्रो हो जाते हैं। यानी अगर समझ लो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो आप नॉर्मली बॉडी वेट ग्रो नहीं होता, तो आपको उंगली हाथ इतना बड़ा हो जाता है, इतना मोटा है इतना हाथ। आपकी बॉडी नॉर्मल रहती है, इतना हाथ इतना बड़ा रहता है। ओके, तो वो क्या हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर? एक्रोमैगली बोलते हैं उसको, राइट? एक्रोमैगली बोलते हैं जो उस टाइप की ग्रोथ में जिसके अंदर बॉडी हार्मोन ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट होता है। आफ्टर द ग्रोथ स्टॉप होने के बाद तो आपकी किसी भी बॉडी ऑर्गन में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है और वो रैंडमली आपको सफर करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट हार्मोन थायराइड। ये तो बहुत कॉमन है आजकल, सबको मालूम है थायराइड। थायराइड ना करता है क्या नहीं पता। थायराइड कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? नेक में रहता है, बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर रहता है, बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर रहता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन सीक्रेट करता। अब थायराइड जनरली उसको प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है, तो आयोडीन हम लोग सॉल्ट के थ्रू कंज्यूम करते हैं। आयोडीन में पोटेशियम आयोडेट रहता है, पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं सॉल्ट में, थोड़ा बहुत मात्रा में हमको आयोडीन मिल जाता है। बट दूसरी बीमारी भी है जो आजकल आप देख रहे हो, उसको हम बोलते हैं थायराइड की बीमारी, बराबर? थायराइड एक्चुअली करता है, थायराइड एंश्योर्स द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। क्या करता है? ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। कैसे? कैसे? आप जितना खाना खाते हो, आपको भूख क्या टाइम पे लगता है, आप कितना कंज्यूम करते हैं, सारे कौन कंट्रोल करते हैं? थायरॉक्सिन। आप खाना डाइजेस्ट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, कौन कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन करता है। अगर किसी इंसान के अंदर थायराइड जरूरत से ज्यादा सीक्रेट होता है तो उसको हाइपरथायराइड बोलते हैं। जिसमें होता क्या है बोल के बोलते हैं, इंसान जो भी खाना खाता है ना, जो भी खाना खाता है ना, तो उसमें होता क्या है? सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। उसकी बॉडी को वो खाना लगता ही नहीं है, खाता ही रहता, हर 2 घंटे में भूख लगता है उसको, खाता है फिर खाना डाइजेस्ट हो जाता, खाता है डाइजेस्ट होता। एंड ऐसे पर्सन दुबले 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 रहते, हड्डियां दिखते इनके, खाना डाइजेस्ट होता, हड्डियां दिखती, इतने खाते हैं लेकिन उनके अंदर वो क्या है बोले तो खाना कहीं लग रहा है इसमें। हम बोलते इतना दुबला पतला इंसान 2-2 बिरयानी के वो खाना खा ले तो बेटा कैसा, राइट? ये इसलिए होता है, इट इज बिकॉज ऑफ हाइपरथायराइड। क्या होता है? ज्यादा थायराइड सीक्रेट होने पे क्या हो जाता है? खाना डाइजेस्ट हो जाता है हमारा और बॉडी को लगता भी नहीं है, जिससे इंसान सूखते जाता है। ठीक है, बट मेरा उल्टा भी है हाइपोथायरॉक्सिन। ठीक है, उसमें क्या होता बोलते बोले तो इंसान की बॉडी में क्या होता? कम सीक्रेट होता है। करेक्ट, कम थायरॉक्सिन सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से इंसान को भूख कम लगता है। ठीक है, भूख कम लगता है, इवन वो लोग खाना भी कम खाते हैं। ठीक है, थोड़ा खा लिए, थोड़ा 1-2 दिन वाले खा लिए तो बस पेट भर गया बोलते हैं। हम बोलते हैं कुछ भी नहीं खाए, 1 चपाती खाए तो पेट भर गया बोलते हैं, हम 3 खा रहे तो मैं किस खा रहा, हाँ भर गया बोलते हैं। और ऐसे इंसान मोटे रहते। हम बोलते हैं खाना खा रहे हैं कम लेकिन मोटे दिख रहे हैं। तुम्हारा बॉडी देख के तो लगता है कि तुम बहुत ज्यादा खाना खाते हो, तुम इतने खा रहे हो। बहुत लोगों को देखे होंगे, उनका प्रॉब्लम क्या है बोले थायराइड का प्रॉब्लम की वजह से होता है। क्यों? जितना भी खाना खा रहे कम सीक्रेट भूख ही नहीं, भूख नहीं लगेगा तो थोड़ा भी खाएंगे पेट भरा भरा महसूस होता, तो ज्यादा खा नहीं सकते। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मालूम है? उनकी बॉडी जब खाना कंज्यूम कम करती है तो उनके इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता। उन्होंने क्या करते, जितना भी लोग खाना खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की जगह पे फैट्स में कन्वर्ट करता, जिसकी वजह से फैट डिपॉजिट होता तो मोटे हो जाते, राइट? अब मैं मोटा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को थायराइड है, आई एम वेरी फिट, आई एम फैट, राइट? सो आई एम नॉट हैविंग थायराइड, आई एम ओनली आलसी। ओके, सब बात करेंगे नेक्स्ट पैंक्रिया के बारे में, थोड़ा और नीचे जाएंगे। पैंक्रिया कहाँ पे होते हैं? स्टमक के बेस पे, स्टमक के नीचे, स्टमक के पार्ट एब्डोमेन में होता है। पैंक्रिया कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है?
इंसुलिन, सुने कॉमन वर्ड है, ठीक है। क्या मेंटेन करता, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है, यानी आपके बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कौन मेंटेन करता है, इंसुलिन मेंटेन करता। जब आपको इंसुलिन जरूरत से ज्यादा सीक्रेट करता है, पैंक्रियास प्रॉपर्ली काम नहीं करा तो कभी कभी ज्यादा सीक्रेट करता, कभी कभी कम सीक्रेट करता। जब ज्यादा सीक्रेट करता है आपको लो शुगर का प्रॉब्लम हो जाता, क्या हो जाता, लो शुगर का प्रॉब्लम हो जाता। अगर कम सीक्रेट करता है हाई शुगर, डायबिटीज हो जाता, ठीक है। आपकी बॉडी में अगर इंसुलिन करेक्ट सीक्रेट नहीं होता, क्या होता है आपकी बॉडी में शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज आ जाता, ठीक है। तो पैंक्रियास नहीं काम करने से क्या होगा, आपको इंसुलिन की कमी होती है, जिसके वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स जिसका हाई बीपी हाई शुगर रहता है उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं। देखिए डॉक्टर जिसको शुगर ज्यादा रहता है, डायबिटीज ज्यादा रहता है, क्या देते हैं, इंसुलिन इंजेक्शंस देते हैं, ठीक है। अब दूसरा पर्सन होता है जिसको लो शुगर का प्रॉब्लम रहता है, ऐसे पर्सन को जब लो शुगर होता है चक्कर आने लगता है, ठीक है, डेंजरस है। आप एक मूवी में भी है इसके बारे में, सन ऑफ सत्यमूर्ति बोल के एक मूवी है जिसके अंदर हीरोइन है समंता, वो शक्कर के चॉकलेट के पीछे भागते रहते, हीरो को लगता रहता दारू पी के नशे कर रही, बट उसको क्या रहता है, स्लो शुगर होते रहता है, वो चॉकलेट खाने के लिए फाइट के बीच में भागते रहती, ठीक है। वो क्या है, उसके बॉडी में क्या हो रहा, इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट हो रहा, जिसके वजह से उसका शुगर क्या हो रहा, प्रॉपर्ली पूरा का पूरा डाइजेशन से लो शुगर हो जा रहा, जिसके वजह से लो शुगर का प्रॉब्लम होता है। डायबिटीज भी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक हाई डायबिटीज एक लो डायबिटीज, ठीक है। हाई डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन नहीं सीक्रेट होता, लो डायबिटीज में इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट होता, ठीक है। दोनों केसेस को भी हम लोग डायबिटीज कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एड्रेनल, कहाँ पे रहता है, किडनी के ऊपर रहता, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता, एड्रेनालाइन सीक्रेट करता, जिसको हम लोग फ्लाइट एंड फ्लीट हार्मोन भी बोलते हैं। एड्रेनालाइन में कौन सा हार्मोन बोलते हैं, फ्लाइट एंड फ्लीट हार्मोन। क्या करता, ये प्रिपेयर करता आपको इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर, ठीक है। आपके सामने कुत्ता आ गया, भागना शुरू करता है, किसकी वजह से, एड्रेनालाइन की वजह से। एड्रेनालाइन बॉडी में सीक्रेट होने पे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, दिल तेजी से धड़कता, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता, तो आप ज्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर हम बताएंगे, अब नॉर्मली मैं बहुत बार बताता हूँ, अब थके हारे घर से स्कूल को जा रहे, 10 किलो का बैग ऊपर डाल के, पीछे अगर सडनली कुत्ता आ गया तो ऐसे भागते आप, रोनाल्डो के सामने भी कुछ नहीं है। रोनाल्डो का आपको मालूम है ना स्पीड कितना है इसका किक का, रोनाल्डो के किक का स्पीड मालूम है, ठीक है। अगर रोनाल्डो एक बार किक मारेगा ना तो उसको बॉल जाके ऐसे 24 बार चक्कर मारता कहते गोल के अंदर बोल के, तो तेज, तो आज से कोई बीट भी नहीं करा कहते। उतना स्पीड से जब बॉल जाता है घूमता है तब उससे ज्यादा तेज से भागते हैं, सिर्फ कुत्ता पीछे छोड़ने पे, ठीक है। वो एनर्जी कहाँ से आया, वो तो नहीं था सुबह तक अपने, वो आया आपको किसकी वजह से, एड्रेनालाइन की वजह से, ठीक है। बोलते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, जो डर गया वो समझो मर गया, डर के आगे जीत है। ये सारे कहाँ से आए मालूम है, एड्रेनालाइन की वजह से। एक दिमाग में याद रखो, ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसको डर ना लगता हो, समझ में आया। डर सबको लगता है, दिखाता नहीं है बस, ठीक है। किससे नहीं डरता, तो बाप से तो डरता, किसी से भी नहीं डरेंगे तो किससे डरेंगे, अपने खुद के बाप से तो डरेंगे ना। तो एड्रेनालाइन एक्चुअली आपके बॉडी में डर क्रिएट करता है। डर अच्छी बात है क्या, बहुत अच्छी बात है, डरना अच्छी बात है। क्यों, अगर आप डरेंगे नहीं आप अपने आप को बचाएंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं आप अपने आप को बचाएंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं एग्जाम्पल बता रहा था कि कुत्ता आपके पास आ रहा, पागल कुत्ता काटने के लिए, अगर आपके अंदर एड्रेनालाइन ही सीक्रेट नहीं होगा तो आपको डर लगेगा नहीं, आपको डर लगेगा नहीं तो आप भागोगे नहीं, आप भागोगे नहीं तो कुत्ता काटो मार डालता आपको, बराबर। तो यानी डर आपके जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। वो कौन कंट्रोल करता, एड्रेनालाइन, ठीक है। इतना ही नहीं, आपके इमोशंस एंड आपके फीलिंग्स को भी एड्रेनालाइन ही कंट्रोल करता है, ठीक है। इसीलिए वो एक प्रवर्ब है ना, जब एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है क्या बोलता है, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, सुने, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। इसका कभी सोचे क्या होगा रीजन, बॉटम ऑफ द हार्ट में किडनी है, समझ रहे, बॉटम ऑफ द हार्ट में किडनी है, किडनी में क्या प्रोड्यूस हो रहा, एड्रेनालाइन प्रोड्यूस हो रहा। एड्रेनालाइन ब्लड में जाके क्या हो जाता, ब्लड प्रेशर बढ़ता, दिल तेज धड़कता, सांस तेजी से बढ़ता। तो ना सीधा बोल रहा
तेरे को देख के तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा, मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे प्यार हुआ, बोलते ना दिल धड़कता है तुम्हें देखने से, वो दिल क्यों धड़क रहा है, किडनी की वजह से धड़क रहा, तो मैं इनडायरेक्टली साइंटिफिकली बोल रहा, शायद डॉक्टर होगा जो भी प्रवोक बनाया, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट बोले तो सुनने में ऐसा लगता है कि मैं दिल की गहराइयों से प्यार कर, नहीं दिल के नीचे किडनी है उससे प्यार कर रहा हूँ। तुझे देखते सेडिमेंट लाइन निकल रहा मेरा, he is trying to tell that हम समझ रहे हैं कि कुछ और, वाह क्या गजरे शायरी हो रहा है आपके मुशायरा हो रहा है, कुछ भी नहीं है, लाइन की वजह से वो फीलिंग्स बढ़ जाती हैं तो इंसान क्या कर देता, समझ में आया। इसके ऊपर एक मूवी भी, अच्छा मूवी और एक आया यहाँ पे, वो भी एक तेलुगु मूवी है जिसके अंदर तमिल है तेलुगु है कि जिसके अंदर क्या है, वो सूर्य, उसका नाम क्या याद नहीं बट हीरो का, उसके अंदर उन्हें एक माउथ रहता है, क्या बोलते हैं इनहेलर रहता है, ऐसे पुष्पल के इनहेलर मारते हैं, उसके अंदर ताकत आ जाती है, 5 मिनट के लिए लड़ लेते हैं, फिर फाइट करते हैं, इसका नाम स्पीड बोल के रहता है इनहेलर का, ठीक है। तो एक बुड्ढा आता है बैंक के अंदर, ऐसे इनहेलर स्प्रे करता तो सबके बैंक वालों को मार डालता, चाइनीज में था, राइट। तो वो मूवी में एड्रेनालाइन स्प्रे कर लेता हूँ अपने मुंह में, क्या स्प्रे करता, एड्रेनालाइन। बोलते ये है कि हिटलर जो था अपने जो टीम मेंबर्स थे, जो सोल्जर्स थे, उनको भूखा रख के उनको एड्रेनालाइन देता था, ठीक है, ताकि वो बिना खाए पिए एड्रेनालाइन की वजह से ताकत में आके जोश में आके लड़ सके, समझ में। तो एड्रेनालाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डर नहीं लगेगा, आप अपने आप को बचाओगे, ठीक है। कभी डर के देखो आपकी बॉडी ठंडी पड़ती है, यू गेट टू स्टार्ट स्वेटिंग, हल्का हल्का महसूस कर, डर के देखो कभी, थोड़ी देर डर लगता है, उसके बाद यू फील लाइट वेटेड, ठीक है। वजन कम करने का आसान तरीका, डर जाओ, ठीक है। सो भाई हो गया ये वाला। उसके बाद आता है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस किसमें होते हैं, मेल में। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बॉडी के बाहर, स्कॉटम बोलते हैं, उसके अंदर टेस्टिस रहते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस रहते हैं। वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पांसिबल है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पांसिबल है। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में मुस्टैचेस आना, वॉइस चेंज होना, हाइट ग्रोथ होना, सारे कुछ चीजें, पिंपल ग्रोथ होना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेल को मेल बनाता है, ठीक है। सिमिलरली फीमेल के अंदर आता है ओवरीज, ठीक है। वो क्या कहाँ पे रहता है, यूट्रस के पास रहता है ऊपर की तरफ, और 2 रहते हैं राइट एंड लेफ्ट में। दूसरा क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है, क्या हेल्प करने में हेल्प करता है, प्रोडक्शन ऑफ एग्स या फिर ओवम बोलते हैं हम लोग, ओवा बोलते हैं जिसको, एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल में प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे मैं लिख तो दिया टेस्टिस इन मेल्स, ओवरीज इन फीमेल्स बोल के, सही है। टेस्टिस मेल्स में रहता, फीमेल में क्या रहता, ओवरीज रहता। अब सवाल है यहाँ पे मेल बोल के लिखा तो टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल में आता होगा, ओवरी में फीमेल बोल के लिखा, एस्ट्रोजन से फीमेल में आता क्या, नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ टेस्टिस एंड ओवरी मेल फीमेल में रहता है। ये दोनों हार्मोन्स मेल में भी फीमेल में भी दोनों में इक्वली सीक्रेट होते हैं। मेल में भी टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में भी एस्ट्रोजन रहते हैं, फीमेल में टेस्टोस्टेरोन होते हैं, समझ में आ रहा है। ये दोनों हार्मोन्स होते हैं बट इनकी क्वांटिटी मेल एंड फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, क्या कम रहता है, एस्ट्रोजन कम रहते हैं। फीमेल में एस्ट्रोजन ज्यादा रहता है, क्या कम रहता है, टेस्टोस्टेरोन कम रहता है। अब मेल में अगर एस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन की प्रोस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है तो उसकी बॉडी फीमेल लाइक होती है, ठीक है। उनकी बियर्ड ग्रो नहीं होती है, चिकना रहता है, बिहेवियर थोड़ा लड़कियों के जैसा रहता है, आप इमेजिन कर सकते कोई भी ऐसे पर्सन को, राइट। तो जनरली वो क्या है बोल के बोले तो एस्ट्रोजन की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा, द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से उनकी बॉडी में ये चेंजेस देखने मिलते हैं। दे आर नॉट फीमेल्स, दे आर मेल्स, बट उनकी बॉडी थोड़ी बहुत सी फीमेल्स की जैसा सिमिलर करती है। दूसरी चीज अगर किसी पर्सन में ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है, उस पर्सन में रिप्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, यानी उनके स्पर्म काउंट्स कम रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर रिप्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दूसरी बात, फीमेल्स में भी सेम बात, फीमेल्स में भी सेम है। अब फीमेल्स में एस्ट्रोजन से ज्यादा प्रोस्ट्रोजन ज्यादा होता है, तो क्या होता है, फीमेल की बॉडी, फीमेल तो होते हैं लेकिन उनकी बॉडी थोड़ा ज्यादातर मेलिश जैसा रहता है, बॉयज जैसा रहता है, उनकी बिहेवियर बॉयज जैसा रहता है, लड़के के जैसा, ठीक है। कैसे, उनके हाथों के ऊपर जो है मोटे थिक हेयर ग्रो होते हैं, मुस्टैचेस आते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ होते हैं, छक्के नहीं, नॉट छक्के, वो टोटल अलग। फीमेल्स में भी होते हैं, आप फीमेल्स को पूछ लो ब्यूटी पार्लर में क्या निकालने जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग थोड़े निकालते, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ग्रोथ रहता है, हेयर ग्रोथ ज्यादा रहता है।
मुंह पे यहाँ पे मूछे निकलते हैं कुछ लोगों को, टीवी पे भी बोलते हैं ना मूछे निकल रहे तुम्हारे इंटरेस्ट को बोल के, अगर एक दिन शेव नहीं करते मूछे नहीं निकलते बोल के ऐसे मजाक उड़ाते हैं ना, वो रीजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। फीमेल टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया तो उनकी बॉडी में मुस्टैचेस आते हैं, दाढ़ी निकलती है, मतलब दिखता नहीं सा बट फेस पे थोड़ा ज्यादा ग्रोथ होता है तो क्या करते हैं? थ्रेडिंग वैक्सिंग करा लेते हैं, ठीक है। हाथ पे भी हमारे जो नॉर्मली फीमेल्स पे हाथ पे बारीक बाल रहते हैं, ठीक है, दिखते नहीं, स्मूथ रहते, मेरे मेल्स पे थोड़ा मोटे मोटे थिक बाल रहते हैं, नॉर्मली दिखते हैं, तो ये उल्टा होता है। फीमेल्स टेस्टोस्टेरोन पे थिक हेयर्स ग्रो होते हैं बॉडी में, एंड बॉडी फीमेल्स की जैसे रहती भी नहीं, थोड़ा ऐसा माचो के जैसा चलते हैं फिरने, मतलब उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा फर्क नहीं आता बट उनकी बॉडी लिखती है कि सॉफ्ट, जैसे बोलते हैं ना नाजुक रहते हैं फीमेल, पैसा वाला फीलिंग देते हैं, थोड़ा हार्ड जैसा फीलिंग वाला रहता है उनका बॉडी। नॉर्मली समझ लो आप लोग है तो फीमेल बट उनकी बॉडी थोड़ी बहुत मेल्स की जैसे रिसेंबल करते हैं। यहाँ पे भी क्या है बोल के बोले तो एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टोजन की प्रॉपर प्रोडक्शन ना होने की वजह से क्या प्रोड्यूस नहीं होता उनके बॉडी में? एग्स या फिर ओवल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में रिप्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम्स होता है फीमेल्स में, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? वो उनके इम्प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पता चलता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स क्या इंडिकेट करते हैं? रिलीजिंग ऑफ एग्स, राइट। जब एस्ट्रोजन प्रोसेस प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे तो क्या प्रोड्यूस नहीं होंगे? एग्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। एग्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो क्या स्टार्ट नहीं होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्प्रॉपर रहेंगे, okay, this everything depends upon hormones and both the hormones are present in male and female. Clear? Any doubts? आई थिंक आपको समझ में आया हो क्या क्या पढ़ाया आज, ठीक है। अब इस चैप्टर के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे उसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर बनाएंगे, फिर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द सैम्पल पेपर्स, जितने हो सकते हैं सैम्पल पेपर्स और मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि हम लोग आपको और अच्छे वीडियोस बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।